सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके विषय में। पाठ 2, वर्ण विचार। तो बच्चों, जो ये पाठ है इसमें हम जानेंगे कि वर्ण किस प्रकार से बने, उनकी उत्पत्ति और उनकी रचना किस प्रकार से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और विस्तार पूर्वक में जानते हैं इनके विषय में। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़िए। भारत एक विशाल देश है। आपने देखा कि उपयुक्त वाक्य 5 शब्दों के मेल से बना है। ये शब्द भी अनेक ध्वनियों के मेल से बने हैं, जैसे भारत, भ जम आ जम र जम अ जम त जम आ। टोटल 6 ध्वनियां। नंबर 2 है एक, ए जमा क जमा आ, 3 ध्वनियां। विशाल, व जमा ई जमा श जमा आ जमा ला जमा आ, 6 ध्वनियां। देश, द जमा ए जमा श जमा आ, 4 ध्वनियां है। ह जमा आई, तो ये हो गया 2 ध्वनियां। तो इस प्रकार से अनेक ध्वनियों और वर्णों के माध्यम से इस वाक्य की रचना हुई है। इस प्रकार आपने देखा कि प्रत्येक शब्द कई ध्वनियों के मेल से बना है। ये ध्वनियां इतनी छोटी हैं कि इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। इन ध्वनियों को व्याकरण में वर्ण या अक्षर कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। अर्थात वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या बता रहे हैं कि अभी हमने जो वाक्य पढ़ा, हमने उसमें जाना कि जब हम उनके टुकड़े कर रहे हैं, पहले वाक्य के जब हम टुकड़े करेंगे तो शब्द बनेंगे, और शब्दों के जब हम टुकड़े करेंगे तो फिर हमें वर्णों की प्राप्ति होगी। उसके बाद हमें मिलते हैं वर्ण। और वर्णों के अगर हम और ज्यादा टुकड़े नहीं कर पाते, ठीक है, नहीं कर पाते हैं, और कई बार कुछ कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम देखते हैं कि 2 वर्णों का समावेश है। तो जब हम अंत तक जब छोटे छोटे टुकड़ों में इनको बांट देते हैं, जो ध्वनियां जो होती हैं वो सबसे छोटी इकाई होती है, और यही इकाइयां वर्ण कहलाती है। और इनको हम अगर व्याकरण में बोलते हैं तो ये वर्ण होते हैं। वैसे हम इनको ध्वनियां भी कहते हैं, लेकिन अगर हम व्याकरण में इनका प्रयोग कर रहे हैं तो इन्हें वर्ण या फिर अक्षर कहा जाता है। तो जब हम वर्ण की परिभाषा पढ़ते हैं तो वह होगी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण कहलाती है। इसीलिए वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। अब आगे पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णों के लिखे गए क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब हम, क्योंकि हर भाषा में बहुत सारे वर्ण होते हैं, और जब हम इन वर्णों को एक क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, क्रम में इनका एक समूह बना देते हैं, तो वो जो समूह होगा उसको हम वर्णमाला कहेंगे। वर्ण के भेद। उच्चारण के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, स्वर और व्यंजन। तो वर्णों के भेद होते हैं, यानी कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम उच्चारण के आधार पर कहें तो वर्ण को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहले होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। पहले स्वर के बारे में जानते हैं। प्रत्येक वर्ण को बोलते समय हमारे मुख से कुछ वायु निकलती है। जिन वर्णों को बोलने में वायु के निकलने में कोई रुकावट नहीं होती उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। दूसरे शब्दों में जिन वर्णों को बोलने के लिए दूसरे किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती स्वर कहलाते हैं। तो जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं और जब हमारे मुख से जब वायु निकलती है और उसको बोलने में उस वायु को कोई अवरोध नहीं होता, यानी कि बिना रुके वायु आराम से हमारे मुख से बाहर निकल जाती है, तो वो कहलाते हैं स्वर। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 है। अ से लेकर औ तक जितने भी वर्ण हैं वो स्वर कहलाते हैं। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं जिन वर्णों को बोलने में अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े वो है स्वर। स्वर के भेद। इसके बाद स्वर के भेद होते हैं। स्वर के 3 प्रकार के स्वर होते हैं, यानी कि 3 भेद हैं स्वर के। पहले हर्ष स्वर, दूसरे दीर्घ स्वर और तीसरे प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं।
इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, री, यानी कि जिनको बोलने में कम समय लगे वो है हर्ष। अ, ई, उ, री। दीर्घ, जिनको बोलने में हर्ष स्वर की तुलना में दुगना समय लगे वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर। यह 2 अथवा अधिक स्वरों के योग से बनते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो हमने पढ़ा कि जिनको बोलने में दुगना समय लग रहा है वो है दीर्घ स्वर, यानी कि बड़े वाले स्वर। और इनकी संख्या हिंदी भाषा में 7 है। अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। और इनका योग इस प्रकार होता है। आ जमा अ बराबर आ, ई जमा ई, उ जमा उ, आ जमा ई ए, आ जमा ऐ, आ जमा ओ, आ जमा ओ, औ। तो हमने देखा कि किस प्रकार से दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है, किस प्रकार के योग से दीर्घ स्वर बनते हैं। यानी कि ये 2 वर्णों के उच्चारण जितना समय ले रहे हैं इसलिए ये दीर्घ स्वर है। प्लूत, इस स्वर के उच्चारण में हर्ष की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, अतः इसके आगे 3 का अंक लिख देते हैं। इस स्वर का प्रयोग हिंदी में केवल ओम शब्द में देखने को मिलता है। ओम में ओ प्लूत स्वर है। तो जो प्लूत स्वर होते हैं उनमें हर्ष के मुकाबले 3 गुना समय लगता है, इसीलिए जो प्लूत स्वर होते हैं उनके आगे 3 लगा होता है, जिससे कि हम जान पाए कि इसको उच्चारण में समय लगाना है। और हिंदी भाषा में केवल ओम ऐसा शब्द है जो कि प्लूत स्वर की श्रेणी में आता है। ठीक है, ओम में ओ के आगे आप देखेंगे ई, सी लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और फिर म, यानी कि ओम को हमें खींचकर बोलना पड़ता है। ओम प्लूत स्वर है। स्वरों की मात्राएं, व्यंजन के बाद आने वाले स्वर के रूप को मात्रा कहते हैं। तो क्या बता रहे हैं, जब हम स्वरों का प्रयोग व्यंजन के साथ करते हैं तो स्वर का रूप बदल जाता है और वह मात्रा के रूप में आ जाते हैं, तब हम स्वर को स्वर नहीं बल्कि मात्रा बोलते हैं। तो यहाँ पर सारे स्वरों की मात्राएं बताई गई कि किस स्वर की मात्रा किस प्रकार से लगती है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। अ, सबसे पहले आती है आ स्वर की मात्रा। तो आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। जब हम व्यंजन के साथ इसका विलान करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मात्रा में कुछ नहीं है। फिर व्यंजन, अगर हम व्यंजन के साथ आ का मिलान कर रहे हैं तो ये क ऐसा वाला क बन जाएगा और कमल, ये उदाहरण है। और अगर हम इसमें से आ निकाल देंगे तो ये हलंत वाला क बन जाएगा। ये आ की मात्रा है। क में हम जोड़ रहे हैं का, उदाहरण कान। ई की ये मात्रा होती है। का में हम जोड़ रहे हैं की, किला। ई बड़ी की मात्रा इस तरह से होगी और का में जोड़ेंगे तो की, कील। उ की मात्रा ऐसी होगी और का में जोड़ेंगे तो कु, और शब्द बन रहा है कुमार। उ की मात्रा इस प्रकार से होगी, का में जोड़ेंगे तो कु और शब्द बनेगा कूल। फिर है री की मात्रा इस प्रकार से लगेगी और का में जोड़ेंगे तो क्री और शब्द है कृषक। ए की मात्रा ऐसी होगी, का में जोड़ेंगे के, शब्द बनेगा केशव। आई की मात्रा ऐसी होती है और का में जोड़ते हैं कई और शब्द बनते हैं कैलाश। ओ की मात्रा इस प्रकार से होगी, का में जोड़ेंगे तो को और शब्द बनेगा कोयल। औ की मात्रा इस प्रकार से होगी और का में जोड़ेंगे तो कौ और शब्द बनेगा कौवा। तो हमने जाना कि किस प्रकार से स्वरों की मात्राओं का प्रयोग हम व्यंजन के साथ करते हैं। अब हम आगे पढ़ रहे हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन, जिन वर्णों को बोलने में मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। इनकी संख्या 33 होती है। दूसरे शब्दों में स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। जब हम बोलते हैं किसी वर्ण को और हमारे मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट आती है, कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो ऐसे वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनकी संख्या 33 है। दूसरे शब्दों में हम व्यंजन की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं,
स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। अब आते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के जो भेद हैं, निम्नलिखित 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो 3 भेद हैं, नंबर 1 स्पर्श, नंबर 2 अंतस्थ और नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। तो जो सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसी कारण ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कै से लेकर मां तक, का से लेकर मां तक के सभी व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग मिलाकर इनकी संख्या 25 है। यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जो जीभ है हमारे मुंह के विभिन्न भागों को छूती है, स्पर्श करती है, इस कारण से इनका नाम पड़ा स्पर्श व्यंजन। का से लेकर मां वर्ण तक जितने भी व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। इन्हें 5-5 भागों में बांटा गया है और इन 5 भागों के नाम है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। नेक्स्ट आते अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का पूरा स्पर्श मूर्ख के किसी भी विशेष भाग के साथ नहीं होता, इसी कारण ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 हैं, य, र, ल, व। तो जो हमारी जब जीभ है हमारे मुख के किसी भी भाग को स्पर्श ना करे और बीच में स्थिर रहे, तब वो व्यंजन होंगे अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल और व। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म श्वास वायु रगड़ खाती हुई निकलती है, इसी कारण ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 हैं, श, श, स, ह। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करें और हमारे मुख से ऊष्मा गर्मी गर्म वायु निकले, यानी कि जो हमारी मुख की जो वायु है वो रगड़ खाते हुए आ रही है, तो वो वाले व्यंजन कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। ये भी 4 होते हैं, श, श, स और ह। अब हमें यहाँ पर दिखाया गया है सारे वर्गों में बांट कर व्यंजनों को, तो चलिए भी पढ़ लेते हैं। कवर्ग क, ख, ग, घ, अंगा। चवर्ग च, छ, ज, झ, हिया। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, प, ब, भ, म। फिर इसके बाद आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, जो भी हमने 5 पढ़े वो थे स्पर्श व्यंजन, य, र, ल और व। ऊष्म श, श, स और ह। तो अब हम पढ़ लेते हैं अन्य वर्णों के बारे में। अन्य वर्ण जैसे संयुक्त व्यंजन। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन आपस में मिलकर अपना वास्तविक रूप होकर एक नया रूप धारण करते हैं, तब वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 4 संयुक्त व्यंजनों को स्वीकार किया गया है। तो जब 2 व्यंजनों को हम आपस में जोड़ देते हैं तो वो एक नया रूप ले लेते हैं और ये कहलाता है संयुक्त व्यंजन। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 4 है और वो है श, त्र, ज्ञ और श्र। ये सारे हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। अब देखते हैं इनका निर्माण किस प्रकार से किया गया। तो सबसे पहले श, का, श, इन दोनों को मिलाया है और फिर आ को मिलाया है तो बना है श। उदाहरण है कक्षा, भिक्षा, शिक्षा आदि। नेक्स्ट है ज्ञ, ज और या और फिर अ मिला दिया तो बन गया ज्ञ, ज्ञान, ज्ञानी, विज्ञान आदि उसके उदाहरण है। त्र, त, जम, र, जम, अ, इन तीनों को मिलाया है तो बनाए त्र, मंत्र, मित्र, शत्रु आदि उदाहरण है। त्र, श और र को मिला दिया, श, जम, र, जम, अ और अ को भी मिलाया तब जाके बना श्र। तो ये वो है इसके उदाहरण है श्रम, श्रमदान, परिश्रम आदि। ठीक है, हमने पढ़ा संयुक्त व्यंजन के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं अयोग वह। अयोग वह, इनके अतिरिक्त 2 वर्ण और भी हैं, अंग तथा अह। ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन, इसी कारण इन्हें अयोग वह कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि हिंदी भाषा में 2 और अन्य वर्णों को मान्यता दी गई है, जिनको कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम, अयोग वह कहते हैं। और ये अंग और अह है, इनको हम अनुनासिक और अनुस्वार भी कहते हैं। इनको अयोग वह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना तो ये पूर्णतः स्वर है और न ही पूर्णतः व्यंजन है, ये बीच में स्थित है, इसलिए इनका नाम पड़ा अयोग वह। अंग को अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय प्राणवायु नाक से बाहर आती है। इसका चिन्ह
बिंदु वर्ण के ऊपर लगाते हैं, जैसे कंस, चंद्र, नंदन आदि। अह को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय आधे ह की ध्वनि निकलती है। इसका चिन्ह दो बिंदु वर्ण के बाद लगता है, जैसे अतः, प्रातः, दुख आदि। तो क्या बता रहे हैं कि अंग को अनुस्वार भी कहा जाता है, और इसमें को जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो हमारी जो प्राणवायु है वो नाक से निकलेगी, और इसको एक बिंदु के रूप में लगाया जाता है। और जो अह है उसको क्या करते हैं हम, विसर्ग भी कहते हैं, और इसका उच्चारण करते समय आधे ह की ध्वनि निकलती है। ये दो बिंदुओं के रूप में रहता है और शब्द के अंत में लगता है, और कभी कभी बहुत कम होता है कि ये शब्दों के बीच में लग जाए। और इसका उच्चारण हमने बता ही दिया आपको, ह के समान होता है, आधे ह के समान। अंग, अब इसके बाद है, ये अंग को अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय प्राणवायु नाक और मुख दोनों से एक साथ बाहर आती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु वर्ण के ऊपर लगता है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे आंख, दांत, चांद आदि। तो ये जो अनुनासिक होता है इसको भी अयोग भाग के अंतर्गत हम रखते हैं। इसका जो चिन्ह होता है वो चंद्र बिंदु के समान होता है, और इसको जब हम उच्चारण करेंगे तो प्राणवायु जो हमारी नाक से और मुख से दोनों से निकले, और जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो हमें अनुनासिक और अनुस्वार दोनों का अंतर पता चलेगा जब हम इन दोनों का उच्चारण करके देखेंगे, जैसे आंख, दांत, चांद आदि। तो ये है चंद्र बिंदु वाले। और अगर हम अगर हम दो में भेद करके देखना चाहे तो हंस और हस, हंस में क्या है, अनुस्वार है, और हस में चंद्र बिंदु है। अब है विकसित ध्वनियां। विकसित ध्वनियां क्या होती हैं? हिंदी भाषा में उच्चारण पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें लगभग सभी ध्वनियां शुद्ध रूप से उच्चारित की जाती हैं। ण तथा ण ध्वनियां भी इसी उद्देश्य से हिंदी में विकसित हुई। ये ड तथा ड के विकसित रूप हैं। इन्हें अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं। तो हिंदी भाषा में कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो कि बाद में बदले हुए रूप के साथ हिंदी भाषा में आई हैं, क्योंकि हम उच्चारण की शुद्धता का ध्यान रखते हैं। तो ड़ और ढ ऐसी ही ध्वनियां हैं जो कि ड और ढ के विकसित रूप है, यानी कि ढ और ढ में हमने नीचे बिंदु लगा दिया, तो इसलिए इनको अतिरिक्त व्यंजन की संज्ञा भी दी जाती है। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन के बारे में अब हम पढ़ते हैं। अल्प प्राण क्या होते हैं? अल्प से तात्पर्य है थोड़ा या कम, और प्राण से तात्पर्य है प्राण वायु, जो श्वास के रूप में कार्य करती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राण वायु की मात्रा कम तथा कमजोर होकर निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण और अंतस्थ अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार ध्वनि का लोप रहता है, जैसे क, ग, अंग, छ, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। तो कह रहे हैं कि अल्प प्राण का अर्थ होता है कि थोड़ा कम। जब हमारी जो प्राण वायु है, यानी कि जो बोलने के काम आती है, वो अगर कम मात्रा में निकलती है या फिर कमजोर होकर निकलती है, तो जो ऐसे वाले जो व्यंजन कहलाते हैं वो कहलाते हैं अल्प प्राण व्यंजन। और व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का, जो हमारे 5 वर्ग हैं उनमें जितने भी जो वर्ग है उनमें पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा वो होगा अल्प प्राण, और साथ ही साथ जो अंतस्थ की जो चारों व्यंजन है य, र, ल, व, ये सब भी अल्प प्राण व्यंजन कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है महाप्राण। महाप्राण व्यंजन, महा से तात्पर्य है अधिक। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक तथा तीव्र वेग से निकलती है और हकार ध्वनि विशेष रूप से सुनाई पड़ती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन होते हैं, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ण, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह।
तो महा का अर्थ होता है, हमें पता ही है, अधिक होता है उसका अर्थ। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु बहुत तीव्र वेग के साथ और बहुत अधिक निकलती है और साथ ही साथ हमें व्यंजनों में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जो स्पर्श व्यंजन है हमारे जो 5 वर्गों वाले, उनमें दूसरा चौथा जो व्यंजन होगा और साथ ही साथ जो हमारे ऊष्म व्यंजन है, ये सब हमारे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करेंगे तो हकार की ध्वनि सुनाई देगी। अघोष तथा सघोष व्यंजन, व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। उस कंपन के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, सघोष व्यंजन तथा अघोष व्यंजन। जब हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी स्वर की तंत्रियां हैं उनमें कंपन सा पैदा हो जाता है, और इस कंपन के आधार पर भी व्यंजनों के 2 भेद हैं, जो है सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। सबसे पहले अघोष व्यंजन के विषय में पढ़ते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा ऊष्म व्यंजन अघोष व्यंजन है। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स, ह। ठीक है। अघोष व्यंजन वो व्यंजन होंगे जिनका जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी स्वर तंत्रियों में कोई भी कंपन नहीं हो रहा। तो प्रत्येक वर्ग यानी कि जो 5 वर्ग हैं उनमें से पहला, दूसरा तथा जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं वो सारे अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा अंत स्था व्यंजन सघोष व्यंजन है। जैसे ग, घ, अंगा, ज, झ, ड, ढ, ण, द, ध, न, व, प, ब, भ, म, य, र, ला, व। तो अगर हम व्यंजनों का उच्चारण कर रहे हैं और स्वर तंत्रियों में कंपन है तो वह सघोष व्यंजन है। जितने भी हमारे वर्ग हैं उनका तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, साथ ही साथ जो हमारे सारे अंतस्थ व्यंजन है जो 4 हैं, या र, ल, व, ये सारे सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। मुख्य जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। उच्चारण स्थान यानी कि हम अपने मुंह से जितने भी हम वर्ण बोल रहे हैं और हमारी जो जिह्वा है जिस जिस स्थान पर टच कर रही है, उस छू रही है जिस स्थान को, उस स्थान के हिसाब से ही उच्चारण स्थान बनाए गए हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं उच्चारण स्थान क्या क्या है किस वर्ण का। कंठ, कंठ से हम क्या क्या बोलते हैं, अ, आ, जमा कवर्ग जमा ह और अह, कंठ है, इसलिए इनका नाम पड़ गया कंठ्य। तालु से ई जमा चवर्ग जमा य श, ये होते हैं तालव्य से बोले जाने वाले तालु। तालु है इनका उच्चारण स्थान, इसलिए इनका नाम है तालव्य। मूर्धा, मूर्धा यानी कि जो हमारी दांत का जो ऊपरी भाग है, जब हमारी जो जिह्वा है वो जब उस पर छुएगी तो वो कहलाएंगी मूर्धन्य, और ये होते हैं री जमा टवर्ग जमा र जमा श, ये सारे हैं मूर्धन्य। दंत, दंत होते हैं यानी कि जब हमारी जो जिह्वा है वो दांतों को टच करती है, दांतों को छूती है, तो ये होते हैं तवर्ग जमा ल जमा श, इसलिए इनका नाम है दंत्य। नेक्स्ट है ओष्ठ, तो ऊ जमा पवर्ग ओष्ठ्य, यानी कि होठों को छूती है हमारी जिह्वा, इसलिए इनका नाम ओष्ठ्य है। और कंठ और तालु जब दोनों का प्रयोग होता है ए और आई, इसलिए इन वर्णों को कहा जाता है कंठ तालव्य। नेक्स्ट है नासिका। नासिका से जब हम उच्चारण करते हैं अंग, अंगा, या, न, म, और इसलिए इनको बोला जाता है नासिक्य व्यंजन। कंठ और ओष्ठ यानी कि जब हम गले का और होठों का प्रयोग करते हैं ओ और औ, इसलिए इनको कहा जाता है कंठोष्ठ्य। और दांतों और ओष्ठ का प्रयोग करते हैं तो व, ऐसा है व, इसलिए इसको कहा जाता है दंतोष्ठ्य। तो हमने जाना कि किस प्रकार से वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। अब आते हैं नेक्स्ट द्वित्व व्यंजन।
जब एक ही वर्ण दो बार आपस में मिल जाता है तब उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क जमा क, मक्का चक्का, चा जमा चा, च सच्चा और कच्चा। यानी कि जब दो वर्ण एक जैसे हो बिल्कुल और उनको मिला दिया जाए तो वो कहलाते हैं द्वित्व व्यंजन। हमने उदाहरण पढ़े, मक्का चक्का, सच्चा कच्चा। और संयुक्त अक्षर क्या होंगे? जब दो भिन्न व्यंजन आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं लेकिन उनकी थोड़ी बहुत पहचान बनी रहती है, ऐसे व्यंजनों को संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे म जमा यम्य और शब्द बना म्यान रम्य, ब जमा द बुद्ध और शब्द और अब्द आदि। जब हम दो व्यंजनों को आपस में मिला दें और उनका एक नया रूप बन जाए लेकिन दोनों वर्णों का अपना अपना अस्तित्व कायम रहे तो वो कहलाएंगे संयुक्त अक्षर। और उदाहरण है म्यान रम्य, शब्द और अब्द। नेक्स्ट आते हैं आगत वर्ण। आगत वर्ण कौन से होते हैं? विदेशी भाषाओं के प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में कई देशों की भाषाओं के शब्द घुल मिल गए हैं, अतः अ ज तथा फ को हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा है। हमारे जो शब्द भंडार है, जो हमारी हिंदी भाषा है, अन्य भाषाओं के शब्दों को भी अपनी भाषा में स्थान देती है। इसके कारण क्या हुआ है? हमारी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द मिल गए हैं और इसी के कारण हमारे वर्णों की संख्या बढ़ गई है। तो जो अ ज और फ जो ये वर्ण है दूसरी भाषाओं से आए हुए वर्ण है, इसीलिए इन्हें आगत वर्ण कहा जाता है। उदाहरण पढ़ेंगे अ से बना बॉल, फॉल, कॉल आदि। ये अंग्रेजी भाषा का जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तब इसका प्रयोग होता है। फ, फन, फकीर, फैसला आदि। जब हम अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग करते हैं, जमीन, जमीर, जहाज आदि, ये भी फारसी के शब्दों में प्रयोग होता है। अब हम पढ़ते हैं रा के विभिन्न रूप। तो बच्चों जो रा के जो विभिन्न रूप हैं, जो हमारा रा एक जो वर्ण है, जो एक व्यंजन है, जब हम उसका शब्दों में प्रयोग करते हैं तो वह अपने रूप को बदल लेता है। अलग अलग रूपों में हम रा का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं उन्हीं के बारे में। सबसे पहले अपने पूर्ण रूप में, जब रा अपने पूर्ण रूप में रहता है तो वह ऐसा होता है राम, रोहन, मेरठ आदि। और जब रैफ के रूप में होता है, जब रा स्वर रहित होता है तब वह अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे र जमा म, रम, धर्म, कर्म, मर्म, शर्म आदि। रैफ का प्रयोग कैसे करते हैं हम? जब रे बिना स्वर के आएगा तो वो क्या करेगा, जो उसके बाद जो भी वर्ण आ रहा है वो उसके ऊपर लग जाएगा। तो जो उदाहरण है धर्म, कर्म, मर्म, शर्म आदि। या फिर इधर देख रहे हैं हम राजमा क, क्र, रक, कर्क, अर्क आदि। नेक्स्ट इसका रूप होता है पदेन वाला। पदेन के रूप में जब किसी शब्द में र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन आ जाता है तब यह उसके पैरों में लगता है। जैसे क्या होता है, जब रा से पहले कोई वर्ण आ रहा है और वो वर्ण व्यंजन वर्ण है वो और स्वर के बिना आ रहा है तो क्या करेगा, र उसके पैर में लग जाएगा। जैसे क जमा र, ऋक्र, कृम, क्रम, भ्रम, प्रथम आदि। जो रा की ध्वनि आएगी वो पहले वाले जो व्यंजन वर्ण होगा उसके बाद आएगी। रैफ में पहले आती है और पदेन में बाद में आती है रा की ध्वनि। तो उदाहरण और भी हैं। ट में अगर हम र जोड़ रहे हैं तो ट्रक, ट्राम, ट्रेन आदि। उसके बाद अगर हम ड में जोड़ते हैं रा को तो ड्रम, ड्राम, ड्राइवर आदि। अगर हम पा में जोड़ेंगे रा को तो प्रेम, प्रिय, प्रकार आदि। तो बच्चों हमने जाना कि किस प्रकार से हम वर्णों का प्रयोग करते हैं शब्दों के अंतर्गत, साथ ही साथ वर्णों की रचना किस प्रकार से की जाती है। अब हम बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अब बताइए, तो बच्चों जो ये प्रश्न है इसमें 4 विकल्प है प्रश्न के, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, तो चलिए कर लेते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है 11, 12, 13, 15। तो हिंदी भाषा में जो स्वरों की संख्या होती है वो होती है 11। तो हमारा ए विकल्प सही है, उस पर लगाते हैं।
किन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है? स्वर, अयोगबहा, व्यंजन, ये सभी। तो व्यंजनों को हम जब भी उच्चारण करेंगे तो हम स्वरों की सहायता लेते हैं। बिना स्वरों की सहायता से हम व्यंजन का उच्चारण अच्छी प्रकार से नहीं कर सकते। तो सी विकल्प सही है, तो सी विकल्प पर लगा लेंगे। इनमें अनुस्वार कौन सा है? अ, अ, अंग और अह। तो इनमें जो अनुस्वार है वो है अंग। सी विकल्प हमारा सही है, तो सी विकल्प पर लगाएंगे। नेक्स्ट करेंगे, इनमें आगत वर्ण कौन सा है? अ, ज, क, ये सभी। तो ये सभी आगत वर्ण है, तो डी पर लगा देते हैं, आगत वर्ण पर ये सभी। रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अपूर्ण है, हमें रिक्त स्थान भरना है, उनमें उचित शब्दों का प्रयोग करना है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले श, श, स ततः रिक्त स्थान व्यंजन है, तो ये हमारे हैं ऊष्म व्यंजन। लिखेंगे जिसका उच्चारण आधे ह की तरह होता है उसे विसर्ग कहते हैं। नंबर 3 पढ़ेंगे, चवर्ग और ई रिक्त स्थान वर्ण है, तो ये वर्ण है हमारे तालव्य। लिखेंगे तालव्य। नेक्स्ट है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह रिक्त स्थान कहलाता है, वो कहलाता है वर्णमाला। लिखेंगे वर्णमाला। नेक्स्ट है, सुमेल कीजिए। तो यहाँ पर 2 कॉलम है, तो हमें उनका मिलान करना है, कर लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये हैं य, र, ल, व। संयुक्त व्यंजन ये हैं श, त्र, य, श। नेक्स्ट है विकसित व्यंजन। विकसित व्यंजन है ण और ण। नेक्स्ट है वर्ण। वर्ण है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि। स्वर, बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण। तो बच्चों, हमने पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 का अध्ययन किया। हमने जाना वर्णों के विषय में कि किस प्रकार से वर्ण होते हैं, उनका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है, उनके कितने भेद हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। पाठ को फिर से उच्चारण के साथ जरूर पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे, साथ ही साथ इनके उच्चारण स्थान को याद करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।